हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के सभी छात्र जो 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो कि 22 फरवरी 2024 को आएगा। मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कक्षा 10 में हैं और 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आपका जो पेपर आएगा 22 फरवरी को, उसका पैटर्न सेम यही रहने वाला है। पेपर का पैटर्न सेम ही रहेगा और 100% मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना है। यदि आप लाना चाहते हैं 70 में 70 अंक, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंदी विषय के आपको 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से मैंने 7 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं और ये 8वें नंबर का मॉडल पेपर है। आप लोग क्रमशः वीडियो देखना चाहते हैं उन 7 मॉडल पेपर का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर का कोड है 801 एजेड। इसे आप लोग जरूर तैयार कर लो। हिंदी विषय का पेपर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको और पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। नोट में लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। कहने का स्पष्ट मतलब है कि 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा, 15 मिनट का समय आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का और आप यदि इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर और सही तरीके से ओएमआर शीट में भर देते हैं, तो आप लोगों को ये 20 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी खराब क्यों ना हो। यदि आपने सही उत्तर भरा है, सही तरीके से ओएमआर शीट भरी है, तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। लेकिन जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, वर्णनात्मक जो कि होंगे कितने अंक के मेरे प्यारे बच्चों? 50 अंकों के। इसमें राइटिंग के नंबर भी कट जाते हैं। यदि आपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लिखने का सही तरीका नहीं प्रयोग किया, तो आपको 50 में से 50 नंबर तो मिलने ही नहीं हैं, कम ही नंबर मिलेंगे। यदि आपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लिखने का सही तरीका प्रयोग किया है, हर चीजें सही तरीके से लिखी हैं, तो आप 50 अंकों में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग जरूर नोट कर लेना। इन सभी प्रश्नों को, एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न बताता चलूंगा। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट पर लिखते जाइएगा। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको आप लोग जरूर लिख लेना, जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो जीवनी विधा पर आधारित रचना है? पहला है विकल्प अनाम दास का पोथा, दूसरा विकल्प है कलम का सिपाही, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा शाश्वती। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कलम का सिपाही, जो कि किस विधा पर आधारित रचना है?
जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कलम का सिपाही के रचनाकार या लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा क्या? अमृत राय जी हैं कलम का सिपाही नामक रचना के लेखक। यदि पूछ लिया जाता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। आप लोगों को मैंने इस प्रश्न से तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से त्याग पत्र किसकी रचना है? विकल्प पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प जैनेन्द्र कुमार और चौथा है विकल्प अमृतलाल नागर। तो त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो त्याग पत्र रचना की विधा क्या है? उपन्यास। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है त्यागपत्र, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न से मैं आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चल रहा हूं, तो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? क्या यह उपन्यास विधा पर आधारित है, या नाटक विधा पर, या कहानी विधा पर, या निबंध विधा पर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त जो है यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? नाटक विधा पर आधारित रचना है। और चंद्रगुप्त आप लोग ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, एक रचना और है स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये दोनों नाटक विधा पर आधारित रचनाएं हैं, और इनके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु आदि ये नाटक विधा पर आधारित रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है? क्या अजंता नामक पाठ में प्रयुक्त हुई है, या मित्रता नामक पाठ में लिखी है, या ममता नामक पाठ में, या भारतीय संस्कृति नामक पाठ में? तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यह कहावत जो है भारतीय संस्कृति नामक पाठ में लिखी गई है। और भारतीय संस्कृति नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संस्कृति नामक पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो रामचंद्र शुक्ल जी की यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी विधा पर आधारित रचना है? यहाँ पर विकल्प है ढुलाई वाली, दूसरा है विकल्प उसने कहा था, तीसरा विकल्प है 11 वर्ष का समय, चौथा विकल्प है इंदुमती। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, दिए गए विकल्पों में से 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 6 है, कविवर बिहार की प्रमुख रचना। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कविवर बिहारी होगा, बिहार नहीं होगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। कविवर बिहारी लाल की प्रमुख रचना कौन सी है? रस मीमांसा, वैदेही,
वनवास, गंगा लहरी या सतसई। तो आप सभी जानते हैं कविवर बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है जिसे बिहारी सतसई भी कहते हैं, या सतसई विकल्प में लिखा है तो भी यही विकल्प सही होगा। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और इस एकमात्र रचना के द्वारा ही कविवर बिहारी लाल रीतकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, एकमात्र रचना लिखने के कारण ही कविवर बिहारी लाल रीतकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने अपनी रचना के अंतर्गत 719 दोहे को लिखा है। 719 दोहे हैं इस रचना में, और इन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, इसीलिए ये बिहारी लाल जी रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्धि और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, दूसरा विकल्प है विजयपाल रासो, तीसरा विकल्प है जयचंद्र प्रकाश और चौथा विकल्प है आलखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा? वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आलखंड। और आलखंड के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलखंड रचना है जगनिक जी की। और आलखंड को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से? परमाल रासो। आप लोग ध्यान देंगे, परमाल रासो के नाम से आलखंड नामक रचना को भी जाना जाता है। यानी इसके दो नाम है, आलखंड और परमाल रासो। और इसके लेखक कौन हैं? महाकवि जगनिक जी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, कनुप्रिया के रचयिता कौन है? तो कनुप्रिया जो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, या नरेश मेहता जी की, या गिरिजा कुमार माथुर की, या धर्मवीर भारती की? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 10 है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प वीर रस के, दूसरा वत्सल रस के, तीसरा करुण रस के, चौथा हास्य रस के। तो श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के कवि थे। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, क्रोध या फिर भय? तो रति है किस रस का स्थायी भाव? रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। और क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प रूपक, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा, तीसरा विकल्प है श्लेष और चौथा विकल्प है उपमा। तो आप सभी जानते हैं कि मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और जिस भी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द लिखा हो, मैंने आपको बताया था, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। दिए गए उदाहरण में यहाँ पर मानो लिखा है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है मेरे प्यारे बच्चों, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या 16 मात्राएं होती हैं, या 20 मात्राएं होती हैं, या 24 मात्राएं होती हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 28 मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर क्या होगा? रोला छंद के प्रत्येक चरण में
24 मात्राएं होती हैं। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर उपसंहार में मूल शब्द क्या है? उपसंहार में मूल शब्द क्या है? यानी उपसंहार में उपसर्ग क्या है? उप है। और मूल शब्द क्या है? उत्तर हो जाएगा हार है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर तत् किस लिंग, विभक्ति और वचन का रूप है? इसका उत्तर होगा दिए गए विकल्पों में से नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति, यानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगा। एक वचन का रूप है क्या? तत्। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है, मीनाक्षी में समास कौन सा है? क्या द्विगु समास है, अव्ययी भाव है, या द्वंद्व समास है, या कर्मधारय है? तो मीनाक्षी में कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, मीनाक्षी में बहुव्रीहि समास है, जो कि यहाँ पर विकल्प में मिस प्रिंट हो गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये विकल्प में नहीं छपा हुआ है, लेकिन सही विकल्प यही है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, सिर का तत्सम क्या होगा? तो सिर का तत्सम क्या होगा? आप सभी जानते हैं, सिर का तत्सम हो जाएगा शीर्ष। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्नवाचक वाक्य है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो कि प्रश्नवाचक वाक्य है? पहला है विकल्प, यहां से आगे ना जाएं। दूसरा विकल्प है, उसका जा पाना कठिन होगा। तीसरा विकल्प है, क्या मनीष का दाखिला हो गया है। चौथा है, मैं तुमसे नहीं डरता हूं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? क्या मनीष का दाखिला हो गया है। इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? का कर्तवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। यहाँ पर ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वाह भारत मैच जीत गया। रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? ये पद जो है रेखांकित है, इसका परिचय क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा विस्मयादि सूचक अव्यय और प्रसन्नता सूचक भाव की अभिवृत्ति। ये जो है विस्मयादि सूचक अव्यय है और प्रसन्नता सूचक भाव की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये गद्यांश जो है इस वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत जो पहला गद्यांश है, बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है, यानी हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो है गद्यांश लिया गया है मित्रता शीर्षक पाठ से, और मित्रता शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता शीर्षक पाठ के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसी अंश की व्याख्या आपको करनी होगी जो रेखांकित होगा गद्यांश के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इतना अंश रेखांकित है, इसी की व्याख्या करनी है। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, तीसरा प्रश्न है। तो इसका भी उत्तर आप गद्यांश से ही दे सकते हैं। अच्छे से गद्यांश पढ़िए और आप उत्तर आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 6 अंक निर्धारित हैं किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करने पर। यहाँ पर अथवा में भी गद्यांश है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन,
परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिखा गया है, यानी रचित है, किस पाठ से दिया गया है यहाँ पर ममता शीर्षक पाठ से लिखा गया है, यानी यह गद्यांश ममता शीर्षक कहानी से लिया गया है। लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से इसमें भी 3 प्रश्न आएंगे। तो आपको मैंने बता दिया, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, दिए गए पद्यांशों पर आधारित, यहाँ पर पद्यांशों होगा, पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला पद्यांश है यहाँ पर, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है यह लिया गया है पद शीर्षक पाठ से, जो कि रचित है सूरदास जी के द्वारा। और सूरदास जी का कोई भी पद आपकी परीक्षा में आता है तो आपको पहचानने का तरीका मैं बताता हूं। उनके पद में, सूरदास जी के पद में सूरदास जी का नाम जरूर लिखा होगा, जैसा कि यहां पर लिखा है, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा पद्यांश में, सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। मैं आपको बता दूं, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सभी पदों की अलग अलग व्याख्या का वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे तीसरा प्रश्न भी है इसी तरह से। आप जब आप मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, जिसका उत्तर आप पद्यांश से ही खोज कर लिखेंगे। अथवा में जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रेम देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह लिया गया है स्वदेश प्रेम। आप लोग ध्यान देंगे, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा यह जो है लिया गया है, यानी लिखा गया है पाठ। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। पहला है संस्कृत का गद्यांश, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह जो है किस पाठ से है? गद्यांश वाराणसी। आप लोग ध्यान देंगे, वाराणसी शीर्षक पाठ से पहला गद्यांश लिया गया है। इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ाया है, वीडियो आप देखना चाहो तो कमेंट करो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अथवा में भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। आधा नाम तो इसमें लिखा ही है पाठ का, आपको बताना है किस पाठ से यह लिया गया है। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से यह जो है गद्यांश लिया गया है। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला जो पद्यांश है यानी श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है लिया गया है किस पाठ से? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है जीवन सूत्राण। जीवन
सूत्राणि शीर्षक पाठ से यह प्रस्तुत जो श्लोक है पहला लिया गया है। दूसरा अथवा में जो है श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए या उत्तर दीजिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला आएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 100% मानकर चलो पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय 100% आने ही वाला है। डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी का भी जीवन परिचय आप तैयार कर लेना। ये 2 जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने इनका जीवन परिचय भी बताया है, पेपर सॉल्व कराया है हिंदी विषय का, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, यानी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे और 5 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो, 100% पूछा जाएगा। महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय 100% आएगा और तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय 100% पूछा जाएगा। यानी इनमें से तीनों में से एक जीवन परिचय या 2 जीवन परिचय 100% पूछे ही जाएंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। तो वही श्लोक आप लिखिएगा जो पेपर में पूछा ना गया हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न आएगा और 2023 में निबंध पर आधारित प्रश्न आया था, कितने अंक का? 9 अंक का। लेकिन इस बार 2024 में निबंध पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा 7 नंबर का। विद्यार्थी और अनुशासन, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, आप लोग तैयार कर लीजिए। विज्ञान, अभिशाप या वरदान, यह भी महत्वपूर्ण निबंध है। देश प्रेम या स्वदेश प्रेम, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। और लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला निबंध प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसे तो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, जो कि आएगा 4 नंबर का। अथवा में भी प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, 4 अंक आपको मिलेंगे। तो पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा 2024 की बोर्ड परीक्षा का। जब आप 22 फरवरी को पेपर देने जाओगे तो पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा हिंदी विषय के पेपर का। और जो मैंने 8 हिंदी विषय के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं या 7 प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग उनको भी तैयार कर लो, 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से प्रश्न आएंगे, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बस आप लोग उन प्रश्नों को, उन महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान भी रखते रहें। जय हिंद।